तो आज हम मुगल कालीन भारत की कला और ख़ास तौर पे वास्तुकला पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस दौर की बारीकियों पे रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। और कोशिश ये समझने की है कि कैसे अलग अलग शैलियाँ जैसे ईरानी, मध्य एशियाई और भारतीय ये सब मिलकर एक एक नई पहचान बनाती हैं। हाँ, और ये भी कि अलग-अलग बादशाहों की जो अपनी पसंद थी, उसका इस पर क्या असर पड़ा। सही कहा। ये भारतीय इस्लामी वास्तुकला के विकास का कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। और इसमें जो सामान इस्तेमाल हुआ वो भी बदलता रहा है ना। पहले खुरदुरे पत्थर, फिर लाल बलुआ पत्थर और फिर आखिर में संगमरमर। जी हाँ। तो शुरुआत बाबर से करते हैं। बाबरनामा में जिक्र आता है कि उसे उस वक्त की भारतीय इमारतें कुछ बहुत संतुलित नहीं लगी। हाँ, ऐसा जिक्र है। बाबर ने फिर कुछ शुरुआती इमारतें बनवाई, जैसे पानीपत में काबुली बाग मस्जिद है, संभल की जामी मस्जिद। आगरा का रामबाग भी शायद उसी ने बनवाया। जी, आगरा का राम बाग भी। उसे फारसी चार बाग स्टाइल ज्यादा पसंद था, मतलब वो बाग जो 4 हिस्सों में बटा हो। नहरों या रास्तों से, हाँ। बिल्कुल। और इसके लिए तो उसने अल्बानिया से कारीगर भी बुलवाए थे, ऐसा कहते हैं। अयोध्या की बाबरी मस्जिद भी इसी दौर की मानी जाती है। अच्छा, फिर बाबर के बाद हुमायूं और जाहिर है अकबर का दौर आता है, और यहाँ पर हिंदू और इस्लामी शैलियों का एक बड़ा मेल दिखाई देता है। हाँ, अकबर के समय ये समन्वय बहुत ज्यादा दिखता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसका एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। कहते हैं कि ये ताजमहल का पूर्वगामी है। ये कैसे? हाँ, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें थीं जो उस वक्त नहीं थीं। एक तो इसे हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। अच्छा। और डिजाइन था मीरक मिर्जा घियास का। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, चारबाग स्टाइल में है, और इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल हुआ। और संगमरमर का भी। हाँ, और संगमरमर का भी प्रयोग हुआ। तो यही सारी बातें एक तरह से आगे ताजमहल के डिजाइन के लिए प्रेरणा बनी। अकबर ने तो खैर और भी बहुत कुछ बनवाया। आगरा का किला, लाहौर का किला और फतेहपुर सीकरी तो पूरा शहर ही बसा दिया। जी हाँ। उसने ज्यादातर लाल बलवा पत्थर इस्तेमाल किया। क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो आसानी से मिल जाता था या कोई और वजह थी? देखिए, उपलब्धता तो एक कारण थी ही, पर ये धीरे धीरे अकबर की शैली भी बन गई। फतेहपुर सीकरी में आप देखिए, जी। बुलंद दरवाजा है जो गुजरात विजय की याद में बनवाया गया। हाँ, बहुत ऊंचा है। बहुत। और वहाँ दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल जैसी कई इमारतें हैं, और इन सब में हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का जो मेल है वो कमाल का है। तो ये कह सकते हैं कि ये अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी उसका भी असर था। बिल्कुल, ये उसकी नीति का प्रतिबिंब भी था वास्तुकला में। अच्छा, अकबर के बाद जब जहांगीर का दौर आया तो सुना है कि उसने इमारतों से ज्यादा ध्यान बाग बगीचों और चित्रकला पर दिया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जहांगीर की अपनी रुचि कला और प्रकृति में ज्यादा थी। शायद वो अकबर के जो बड़े बड़े निर्माण थे उनसे हटकर कुछ और करना चाहता था। पर ऐसा नहीं कि इमारतें बनी ही नहीं। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है जिसे जहांगीर ने ही पूरा करवाया, और आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो नूरजहां ने बनवाया था ना अपने पिता के लिए। जी, नूरजहां ने। और ये पूरी तरह सफेद संगमरमर का है, और इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर पिएत्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ। पिएत्रा ड्यूरा मतलब वो जो पत्थर में दूसरे रंगीन पत्थर जड़ते हैं। हाँ, वही कीमती पत्थर और नगीने जड़ने की कला। ये इसका पहला बड़ा उदाहरण है। कमाल है। और फिर आया शाहजहां का दौर। इसे तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं। क्या ये सिर्फ संगमरमर की वजह से? सिर्फ संगमरमर नहीं, बल्कि इस दौर तक आते आते जो पिछली तकनीकें थीं, जैसे पिएत्रा ड्यूरा या हुमायूं के मकबरे का डिजाइन, वो सब अनुभव अब पूरी तरह से निखर कर सामने आया। अच्छा। और साम्राज्य में पैसा भी था, स्थिरता भी थी, तो आगरा का ताजमहल जैसा शाहकार बन सका। 1631 से 53 तक बनाई। उस्ताद अहमद लाहौरी का डिजाइन। हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर दिल्ली का लाल किला है 1648 का, उसमें मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद भी उसी दौर की है। तो इस वक्त तक संतुलन, भव्यता, सजावट सब कुछ अपने चरम पर पहुंच गया था। बिल्कुल, एक परफेक्शन आ गया था कह सकते हैं। लेकिन फिर औरंगजेब के समय में ये रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। हाँ, औरंगजेब की प्राथमिकताएं अलग थीं। खजाने पर भी शायद थोड़ा दबाव था। उसके दौर में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनी जो काफी बड़ी है। दिल्ली के लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद है, वो भी उसी के समय की है। और वो बीबी का मकबरा औरंगाबाद वाला। हाँ, औरंगाबाद में अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था बीबी का मकबरा। उसे दक्षिण का ताज या गरीबों का ताज भी कह देते हैं।
पर उसमें शाहजहां जैसी भव्यता और वो बारीकी वो थोड़ी कम दिखती है। ये तो हुई वास्तुकला की बात, लेकिन इसी दौर में चित्रकला का क्या सीन था? देखिए, मुगल चित्रकला भी वास्तुकला की तरह ही ईरानी और भारतीय शैलियों का एक बहुत सुंदर मिश्रण है। अच्छा। इसमें दरबारी शान शौकत, शिकार के दृश्य, व्यक्त चित्र यानी पोर्ट्रेट्स और प्रकृति, खासकर पशु पक्षी और फूल, ये मुख्य विषय रहे। और तकनीक कैसी थी? बहुत बारीक रेखाएं, एकदम महीन काम, चटक रंग और सोने का काम भी खूब होता था। अकबर ने इस तरफ क्या किया? सुना है उसने एक पूरी वर्कशॉप टाइप बनवाई थी। बिल्कुल, उसने एक पूरी शाही कार्यशाला मतलब किताबखाना स्थापित किया, जहां दसवंत, बसावन जैसे कई हिंदू और मुस्लिम चित्रकार साथ काम करते थे। तो उसके समय में भारतीय विषयों पर भी पेंटिंग बनी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अकबर के समय में रामायण, महाभारत जैसे भारतीय ग्रंथों का पारसी में अनुवाद हुआ और उनका चित्रण भी शुरू हुआ। व्यक्ति चित्र बनने लगे और थोड़ा थोड़ा यूरोपीय कला का असर भी आने लगा था, जैसे रोशनी और छाया दिखाने की कोशिश। दिलचस्प है। और जहांगीर के समय को तो चित्रकला का शिखर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहांगीर खुद कला का बहुत बड़ा पारखी था और उसे बहुत शौक था। उसके समय पेंटिंग में गजब का यथार्थवाद आया, एकदम रियलिस्टिक। किस तरह की चीजों में? खास तौर पर पशु पक्षियों और फूलों के चित्रण में। उस्ताद मंसूर इस काम में लाजवाब थे। अच्छा, उस्ताद मंसूर। जी, और व्यक्ति चित्रण भी बहुत ऊंचे दर्जे का हुआ। अबुल हसन जैसे चित्रकार थे। एक और चीज हुई, एल्बम बनाने का चलन बढ़ा और तस्वीरों के चारों तरफ जो हाशिए यानी बॉर्डर होते हैं, उनको सजाने की कला भी बहुत विकसित हुई। कमाल है। फिर शाहजहां के दौर में चित्रकला का क्या हुआ? क्या उसमें भी वैसे ही बदलाव आया जैसा वास्तुकला में? देखिए, तकनीकी रूप से तो चित्रकला अच्छी बनी रही, मतलब बारीकी वगैरह थी, लेकिन उसमें जहांगीर के समय वाली जो स्वाभाविकता थी, जो जान थी, वो थोड़ी कम हो गई। अच्छा, क्यों? शायद इसलिए कि अब सोने चांदी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, दरबारी शान शौकत दिखाने पर ज्यादा जोर रहा, विषय ज्यादातर शाही अंदाज वाले थोड़े औपचारिक हो गए। समझ गया। और फिर आखिर में औरंगजेब के समय? औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता थी, उसके कारण कला को, खासकर चित्रकला को जो शाही संरक्षण मिलता था, वो लगभग बंद ही हो गया। ओह। तो कई कलाकार दरबार छोड़कर दूसरे रियासतों में चले गए और यहीं से मुगल शैली का पतन शुरू हो गया। बाद के कुछ सालों में कुछ शिकार या लड़ाई के सीन जरूर बने, पर वो पहले वाली बात नहीं रही। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मुगल कला बाबर के साथ आई, अकबर के समय इसने भारतीयता को अपनाया और पनपी। हाँ, जहांगीर के दौर में चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची और शाहजहां के समय वास्तुकला। बिल्कुल। और फिर औरंगजेब के बाद धीरे धीरे इसका असर कम होता गया, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा रहा है। ताजमहल, लाल किला जैसी इमारतें तो आज दुनिया भर में जानी जाती हैं। सही बात है। और मुगल मिनिएचर पेंटिंग की जो शैली है, उसने बाद की कई भारतीय कला शैलियों को, जैसे पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, इनको बहुत प्रभावित किया। तो मतलब इसका असर आज भी दिखता है। जी जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। जी। अगर हर बादशाह की अपनी पसंद, अपनी सोच और उस वक्त के हालात इतने अलग अलग ना होते, तो क्या ये मुगल कला का रूप कुछ और होता? मतलब क्या कोई एक ही शैली ज्यादा हावी हो जाती, या ये जो मिला जुला अंदाज है यही इसकी सबसे बड़ी पहचान बनी रहती? सोचने वाली बात। वाक्य है, अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।